हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी 999। दिस इज विकास और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास लेक्चर लेके आया हूँ। इस लेक्चर में मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ। अक्सर जो डाउट्स क्रिएट करती हैं आपके माइंड में, कन्फ्यूजन रहता है वेब डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क के बारे में, या फिर अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं भी हैं उनके बारे में। तो सारे कन्फ्यूजन में आज क्लियर करने वाला हूँ इस लेक्चर में। सभी तरह की क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी और इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सबको होगी इसके बारे में कि इंटरनेट में जो हम लोग वेबसाइट्स यूज करते हैं यानी वेब पेजेस का कलेक्शन, उसी को एक्चुअल में वेबसाइट बनाना हम उसे वेब डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट जो है वो दो तरीके की होती हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट्स वो होती हैं जिन पे कंटेंट सिमिलर रहता है हर एक टाइम पे। यूजर का इंटरेक्शन एक्चुअल में वेबसाइट से सिर्फ इतना ही होता है कि वो उस वेबसाइट पे रखे हुए डेटा को रीड कर सकता है, देख सकता है। यूजर उसमें कुछ इनपुट नहीं कर सकता है। जबकि जो डायनेमिक वेबसाइट है उसमें यूजर अपनी चॉइसेस, अपना डेटा इनपुट कर पाते हैं, इंटरैक्ट हो पाता है बेसिकली। जैसे फेसबुक, गूगल, इनमें आप अपना डेटा इनपुट कर पा रहे हो, तो ये एक तरह की डायनामिक वेबसाइट है। या फिर आप कहें कि आप कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसमें आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, या फिर ई कॉमर्स की वेबसाइट जिसमें आप प्रोडक्ट की बुकिंग कर रहे हैं, चॉइसेस सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सब डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं। और स्टैटिक वेबसाइट जैसे कि विकिपीडिया। तो स्टैटिक वेबसाइट्स को बनाना थोड़ा आसान होता है, जबकि डायनामिक वेबसाइट्स को बनाना, उसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज ऐड ऑन होती हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज ऐड करनी पड़ती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। तो इसमें आपकी वेबसाइट की डिजाइनिंग, उसकी पब्लिशिंग और फंक्शनैलिटीज अलग अलग तरह की ऐड करने के लिए प्रोग्रामिंग, इसके अलावा जो डेटा यूजर इनपुट कर रहा है उसको हैंडल करने के लिए, स्टोर करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें मिलकर के काम करती हैं। इसीलिए इसको एक्चुअल में हम वेब डेवलपमेंट बोलते हैं। क्योंकि ये वेबसाइट जो हम बनाते हैं, आजकल जो वेबसाइट हम लोग यूज कर रहे हैं बहुत हाई फाई और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एडवांस फंक्शनैलिटीज उसमें इनबिल्ट की गई हैं। तो हमारी जो वेबसाइट है आजकल की, वो एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर की तरह, एक एप्लीकेशन की तरह रन होती है। हमें ऐसा लगता है कि वो वेबसाइट है, बट एक्चुअल में वो वेब एप्लीकेशन की तरह रन हो रहे होते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो सर्वर साइड पे रन होता है, उसकी फंक्शनैलिटीज को हम क्लाइंट साइड में अपने मोबाइल या डिवाइस में यूज कर रहे होते हैं। तो वो एक एप्लीकेशन की तरह वर्क कर रहा है, रन हो रहा है। इस वजह से इस प्रोसेस को, इसको बनाने का जो प्रोसेस है, उसको हम वेब डेवलपमेंट बोलते हैं। कि हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एक वो पार्ट होता है जो यूजर के सामने ओपन होता है, दिखाई देता है, जिसे हम फ्रंट एंड बोलते हैं। और दूसरा होता है बैक एंड साइड, जो सर्वर साइड पे चल रहा होता है, जहां पे सॉफ्टवेयर हमारी सारी वेबसाइट को और उसकी फंक्शनैलिटीज को मैनेज कर रहा है, और यूजर क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको क्या रिस्पॉन्स करना है, उसके रिस्पॉन्सेस को जनरेट कर रहा है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द क्वेरी। तो बैक एंड और फ्रंट एंड दो साइड हो जाते हैं। तो जो भी डेवलपर फ्रंट एंड डिजाइन करता है उसको हम वेब डिजाइनर बोलते हैं। वेब डिजाइनिंग वो कहलाती है कि हम फ्रंट एंड डिजाइन कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट फ्रंट एंड पे कैसी दिखाई देगी। लेकिन जो बैक एंड डिजाइन कर रहा है वो एक्चुअल में वेब डेवलपर है। और जो दोनों चीजें डेवलप करता है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों, उसको हम लोग फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। तो फुल स्टैक का मतलब है बेसिकली वो फ्रंट एंड भी डिजाइन करता है कि हमारी वेबसाइट फ्रंट एंड पे, यानी यूजर इन्वायरमेंट पे, डिवाइसेस पे, क्लाइंट डिवाइसेस पे कैसी दिखाई देगी। वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि वो मोबाइल पे या टैबलेट पे या फिर लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे खुले तो प्रॉपर वे में खुले। ऐसा ना हो कि वो डेस्कटॉप पे सही खुल रही है, लेकिन जब हम उसे मोबाइल पे ओपन करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स, हेडिंग्स, डेटा सब इधर उधर मैनेज नहीं हो पा रहा है सही से, है ना, उसका डिस्प्ले सही नहीं आ रहा है। तो हमें उसको रिस्पॉन्सिव बनाना होता है, सभी डिवाइसेस के लिए अप्रोप्रिएट बनाना है, उसका डिज़ाइन भी हमें बेहतर करना है, और उसमें सारी फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है, वो भी एडवांस, जो कि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड है। तो इसके लिए हमें अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज यूज करनी होती है, जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो वर्किंग है उसको समझिए। सर्वर जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को रखते हैं, और जो हमारा बैकएंड है वो भी रखते हैं। एक्चुअल में हम अपना फ्रंट एंड बैक एंड दोनों सर्वर पे ही रखते हैं, लेकिन फ्रंट एंड वो होता है जो यहाँ से सर्वर से
आपकी डिवाइस तक जाता है और वहाँ डिस्प्ले होता है, बस इसलिए हम उसको फ्रंट एंड कह रहे हैं। बट रखा तो दोनों ही सर्वर पे ही जाता है, फ्रंट एंड पार्ट भी और बैक एंड पार्ट भी। बस यूज़र की रिक्वेस्ट पे या वो जो वेबसाइट का नाम यूआरएल हिट करता है, तो उसके हिट पे हम पेजेस सर्वर से भेजते हैं यहाँ पे। तो उन पेजेस को, उस पार्ट को जो फ्रंट एंड तक जाता है, उसको हम फ्रंट एंड कह देते हैं। और जो पार्ट नहीं जाता है, वो बैक एंड में ही रह के सारी चीज़ों को हैंडल करता है, उसको हम बैक एंड कह देते हैं। दोनों की फंक्शनैलिटीज़ हमें कनेक्ट करनी होती हैं एक दूसरे से। तो सर्वर और क्लाइंट के बीच में यही एक रिलेशनशिप है। एक क्लाइंट हमारा रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसके लिए रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अब ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट है या वेब डेवलपमेंट है, इसके प्रोसीजर को पूरा समझते हैं। एक्चुअल में हमारे पास एक क्लाइंट डिवाइस होती है, यहाँ से हम कोई यूआरएल या कोई वेबसाइट का एड्रेस हिट करते हैं, तो उस एड्रेस को ये सर्च करता है सर्वर पे। और सर्वर जो होता है, उसके ज़्यादातर पार्ट में एक पार्ट होता है स्टोरेज के लिए, जिसे हम डेटाबेस कहते हैं। तो ये हमारा पूरा सर्वर है और ये वो डेटाबेस पार्ट है जो स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। तो हमारी जो क्लाइंट डिवाइस है, वहाँ से जब कोई यूआरएल हिट किया जाता है, तो वो सर्च करता है इस पूरे सर्वर में कि इस एड्रेस पे कोई वेबसाइट रखी हुई है या नहीं। और अगर है तो उसका जो मेन पेज है, होम पेज है, वो भेज दिया जाता है यहाँ पे। तो हम जब वेबसाइट बनाते हैं, बनने के बाद हमें एक स्पेस यहाँ परचेज करना पड़ता है, जिसे हम होस्टिंग कहते हैं। कि हम एक वेबसाइट में, जो हमने वेबसाइट बनाई उसको हम सर्वर पे रखना चाहते हैं, तो हमें उसे स्पेस खरीदना होता है। स्पेस जब हमें मिलता है तो हम बोलते हैं उसको होस्टिंग। और हमें अपनी वेबसाइट को एक नाम भी डिसाइड करना होता है, क्योंकि सर्वर पे जो वेबसाइट रखी जाती है वो एक नंबर से रखी जाती है। बट वो नंबर सबको याद नहीं रहता, रीडेबल नहीं है, आसानी से याद नहीं होता। तो इसलिए हम उसको एक रीडेबल फॉर्म में बदल देते हैं, एक अल्फ़ाबेटिकल नेम दे देते हैं, जिसे डोमेन कहते हैं। तो वो भी हमें परचेज करना होता है। तो वेबसाइट में हमें दो चीज़ें परचेज करनी होती हैं, एक डोमेन और एक उसकी होस्टिंग यानी स्पेस। तो जब आप स्पेस ले लेते हैं, तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट को रखते हैं। अब क्योंकि ये वेबसाइट यहाँ पे रखी है, क्लाइंट यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा उस एड्रेस का। तो यहाँ से अब यहाँ पे ये जो सर्वर है, उसमें जो हमारा डेटाबेस है, वो भी कनेक्टेड रहता है हमारी साइट से। तो हो सकता है डायनामिक साइट है, तो यहाँ से क्लाइंट कुछ डेटा भी भेजता है, फॉर्म फिल करेगा, रिक्वेस्ट फिल करेगा, प्रोडक्ट्स बुक करेगा, है ना, अपडेट करता है, जैसे फेसबुक में अपडेट करते हैं हम। तो वो सारा डेटा यहाँ से आता है। वेबसाइट हमारी उसको यहाँ पे हैंडल कर रही होती है डेटाबेस में स्टोरेज के लिए। तो वहाँ से जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जनरेट हो रहे हैं, एक्चुअल में जो क्लाइंट साइड से यूज़र रिक्वेस्ट करता है या डेटा भेजता है, उन सब को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए बैकएंड साइड में हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जो इन सभी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। तो उस सॉफ्टवेयर को हम बैकएंड में बनाते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो ये जो वेबसाइट है, जो फ्रंट एंड में खुलती है, उसको बनाने के लिए हमारे पास अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं। और बैकएंड का ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो बैकएंड में सारी फंक्शनैलिटीज़ को कंट्रोल और मैनेज करता है, उसको बनाने के लिए अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं। और ये सब मिल करके ही एक कंप्लीट फुल्ली फ्लेज्ड वेबसाइट बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। तो अब यही सारी टेक्नोलॉजीज़ हमको समझनी है कि हम कब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, किसका क्या यूज़ है और रोल है यहाँ पे। तो जैसे डोमेन मैंने अभी डिस्कस किया, आपको डोमेन नेम कुछ इस तरह से होता है जो हमें परचेज करना होता है, और होस्टिंग यानी स्पेस भी हमें खरीदना होता है सर्वर पे। किसी भी सर्वर पे बहुत सारे सर्वर हैं जो स्पेस प्रोवाइडर हैं। तो एक रेंट की तरह है कि हम अपनी वेबसाइट को एक स्पेस देंगे तो उसका हमें पे करना होता है चार्जेस पर ईयर के हिसाब से, या फिर अलग अलग पैकेज होते हैं। तो चलते अब हम टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम जो वेब डेवलपमेंट करते हैं, उसमें जो भी पेजेस या पार्ट हमें फ्रंट एंड में डिस्प्ले कराना है, वो यूज़र को हम चाहते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव होना चाहिए। तो एक बेसिक टेक्नोलॉजी तो है फ्रंट एंड को डेवलप करने की, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इनके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस टेक्नोलॉजी का क्या पर्पज़ है। अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने में क्रिएट करिए, समझिए इन चीज़ों को, कि फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के लिए हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक टेक्नोलॉजी है वेब डेवलपमेंट के लिए, कंपलसरी है, कोई अदर ऑप्शन नहीं है इसका। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप वेब डेवलपमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं। HTML, CSS आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद हम किसी भी वेबसाइट को इन तीन चीज़ों की हेल्प से बना सकते हैं, कैसी भी वेबसाइट बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर बहुत ज़्यादा एडवांस वेबसाइट आप इनके थ्रू बनाते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा,
बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा क्योंकि आपको बहुत सारे लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। तो बहुत सारे डेवलपर्स ने क्या किया हुआ है कि अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज बना करके पहले से रखी हैं जो बेस्ड हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे ही। तो टेक्नोलॉजी उन्होंने यही यूज़ की है, लेकिन उन्होंने बने बनाए फंक्शंस दे दिए, बनी बनाई क्लासेस दे दी, बने बनाए कंपोनेंट्स दे दिए, जिनका यूज़ करके हम उस वेबसाइट को जल्दी बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप इन बेसिक टेक्नोलॉजी से बनाएंगे सीधे सीधे तो टाइम टेकिंग होगा और शायद आप सब कुछ बना भी नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई हैं वेबसाइट को बहुत ज़्यादा फास्ट और इंटरेक्टिव बनाने के लिए, उन्होंने हमें कई तरह की चीज़ें दी हैं, कंपोनेंट्स दिए हैं, क्लासेस दी हैं, लाइब्रेरीज दी हैं, आप फ्रेमवर्क दिए हुए हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन सब की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को फास्ट और इंटरेक्टिव बनाते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, इनके बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। रिएक्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, AngularJS, Vue.js, Redux, इन सब का अलग अलग पर्पज़ है। और ये सारी टेक्नोलॉजीज फ्रंट एंड को बेहतर बनाने के लिए, सबका पर्पज़ अलग अलग है। सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी हैं कहीं ना कहीं। जैसे कुछ लोग रिएक्ट पढ़ते हैं, बट रिएक्ट के रिप्लेसमेंट में कुछ लोग AngularJS पढ़ते हैं, कुछ लोग Vue.js पढ़ते हैं। सबके पर्पज़ है। रिडक्स के भी अपने अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मार्केट में है, वो मैंने लिखी हुई हैं ज़्यादा पॉपुलर। इतनी टेक्नोलॉजीज जो है वो फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए है, वेब डिज़ाइनर के लिए जो सीखनी पड़ती हैं। एक वेब पेज को, एक वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए और फास्ट और इंटरैक्टिव बनाने के लिए, एडवांस बनाने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, बेस टेक्नोलॉजी यही तीन है। इन्हीं को मिक्स करके, इंटीग्रेट करके ये सारी लाइब्रेरीज, टेक्नोलॉजीज बनी हुई हैं वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद फ्रंट एंड के बाद हमें बैक एंड डिज़ाइन करना होता है कि हमारी ये वेबसाइट बैक एंड में कैसे रिएक्ट करेगी, इनको कैसे मैनेज किया जाएगा, इसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ को, यूजर की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को कैसे मैनेज करें, इतना सारा डेटा। अब देखो, अगर आपकी स्टैटिक वेबसाइट है तो उसमें कोई बैकएंड बनाने की नीड नहीं होती है। सिर्फ आप फ्रंट एंड बनाइए इन्हीं टेक्नोलॉजीज से, और एक डोमेन नेम खरीदिए, होस्टिंग परचेज करिए और उसे अपने सर्वर पे प्लेस कर दीजिए और यूआरएल दे दीजिए जिसको देना है, पब्लिश कर दीजिए उसको, तो वो खुलने लग जाएगी। तो उसमें बैकएंड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो फुल फ्लेश्ड वेबसाइट होती हैं, डायनामिक वेबसाइट होती हैं, जिसमें हमें बैकएंड की ज़रूरत होती है, जिसमें यूज़र अपना डेटा पुट करता है, अलग अलग तरह के क्वेरी करता है, उसे रिस्पॉन्स देना होता है, जैसे कि फेसबुक है, ई-कॉमर्स साइट है, तो फिर हमें बैकएंड की ज़रूरत पड़ती है जो कि इन सभी पेजेस को, रिस्पॉन्सेस को, रिक्वेस्ट को बैकएंड में हैंडल करे। तो बैकएंड की टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी हैं, क्योंकि बैकएंड में एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है। वो डिजाइनिंग नहीं है, वो डेवलपमेंट है। डिजाइनिंग का काम यहाँ फ्रंट एंड पे होता है। तो बैकएंड में हमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, इसलिए हमें बैकएंड में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो पाइथन का एक लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क कह सकते हो आप, जैंगो फ्रेमवर्क है जिससे हम बैकएंड बना सकते हैं, या फिर PHP का लैरावेल, ये भी एक फ्रेमवर्क है जिसे हम बैकएंड में यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट में। और ये सारी लैंग्वेजेस जो है अपने आप में बड़ी लैंग्वेजेस हैं, ये भी मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ। इनका एक पार्ट, एक फ्रेमवर्क आप कह सकते हो जो वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है। अगर आप जावा से बना रहे हैं तो स्प्रिंग नाम का एक फ्रेमवर्क है, हाइबरनेट है, उससे आप बना सकते हैं। इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट की भी एक लाइब्रेरी फ्रेमवर्क हमारे पास है। ये आपका Node.js है, एक तरह का रन टाइम इन्वायरमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए यूज़ होता है आउट ऑफ द वेबसाइट, सॉरी वेब ब्राउज़र। और एक्सप्रेस.js एक लाइब्रेरी है जो बैकएंड डेवलप करने के लिए बनी हुई है। पहले जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड में यूज़ होती थी, लेकिन अब जावास्क्रिप्ट की ही टेक्नोलॉजी यानी लाइब्रेरी आ गई है बैकएंड के लिए भी। ये नई टेक्नोलॉजी है। बाकी आप किसी भी लैंग्वेज से डेवलप कर सकते हैं। PHP डे बाय डे आउटडेटेड हो रही है। जैंगो और Node.js ये दो ज़्यादा कंपटीशन में है, ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ जो हमें बैकएंड में चाहिए वो है हमारा डेटाबेस। फ्रंट एंड जो डिज़ाइन है, दिखाई देने वाला है। बैकएंड जो सॉफ्टवेयर है, जो सारी चीज़ों को मैनेज करने वाला है। और स्टोरेज के लिए हमें चाहिए डेटाबेस। तो इनमें से कोई एक डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हैं। MySQL, SQL सर्वर, Oracle, MongoDB, SQLite, कई तरीके के होते हैं डेटाबेसेस। ये ज़्यादा पॉपुलर हैं, MongoDB भी इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं। इनमें से कोई भी रूट आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद रिएक्ट, बूटस्ट्रैप सीख सकते हैं।
jQuery सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। jQuery थोड़ी बहुत नॉलेज अगर आप ले लेते हैं, प्लगइन्स वगैरह ऐड करने के लिए jQuery को हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे प्लगइन्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं इसमें। बाकी आप नहीं सीखेंगे तो आपका काम चल जाएगा रिएक्ट और बूटस्ट्रैप से। रिएक्ट की जगह आप एंगुलर भी सीख सकते हैं या फिर Vue.js सीख सकते हैं। रेडक्स आपको सीखना पड़ेगा। ये फ्रंट एंड में स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। शायद आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो अभी फिलहाल समझने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे ये टॉपिक, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, स्टेट मैनेजमेंट क्या है। इसके बाद चलते हैं आगे। कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हमें दिए गए हैं, और भी तरीके हैं वेबसाइट को आसान तरीके से बनाने के लिए। अगर आप इन सारी टेक्नोलॉजीज में कोडिंग करके अपना सर खपाना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम कम कोडिंग करें और कम कोडिंग करके हम ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकें, अगर आपको कोडिंग अच्छी नहीं लगती है, तो आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म्स भी हैं। थोड़ी बहुत HTML CSS जावास्क्रिप्ट की नॉलेज लेकर के आप इन सॉफ्टवेयर की मदद से, इन प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी होती। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर है, ज़्यादातर कंपोनेंट्स और चीज़ें बनी हुई मिल जाती हैं, बस आपको उठाना है और उठा के रखना है। तो जैसे कि आप नॉर्मल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं ना, वैसा ही सॉफ्टवेयर होता है, प्लेटफॉर्म होता है ये। आपको वहाँ पे चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, आपको बस उठा के रखना है। ड्रैग एंड ड्रॉप वर्डप्रेस है। विक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे तो आप चाहो तो आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी मिलेगा। आप अपना डेटा कंटेंट देके ऑनलाइन डेवलपर मिल जाएंगे आपको, वहाँ से वेबसाइट बना के आपको दे देंगे। बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं बहुत सारे, उनको उठा के आप एडिट करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं ईजी वे में। और विक्स वगैरह तो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती है और आप नहीं सीखना चाहते तो भी बना सकते हैं। बट जो बेहतर और सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं, एक वो कोडिंग से ही बनती हैं, तो यही एक बेस्ट रूट होता है। बाकी कुछ लोग वर्डप्रेस और बूटस्ट्रैप स्टूडियो भी यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है, बूटस्ट्रैप अपने आप में एक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये अपने आप में फ्रेमवर्क है और इसका GUI एप्लीकेशन भी है, बूटस्ट्रैप स्टूडियो। तो अगर आप कोडिंग वाला डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप GUI सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कोडिंग और कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो वहाँ से डायरेक्टली बना सकते हैं। वर्डप्रेस भी काफ़ी पॉपुलर है वेब डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनाई जाती हैं। बट इनकी बेस टेक्नोलॉजी वही है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब इसके बाद देखिए लैंग्वेजेस के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो पार्टिकुलर किसी एक ही पर्पस के लिए बनी होती है, उनसे किसी एक ही तरह का सॉफ्टवेयर बनता है, उनको हम लोग स्पेसिफिक पर्पस की लैंग्वेज बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए फोर्ट्रान है, बिजनेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोबोल है, कंपाइलर्स के लिए बी लैंग्वेज है। ऐसे एक स्पेसिफिक पर्पस की लैंग्वेज। लेकिन अगर एक साथ मल्टीपल पर्पस के सॉफ्टवेयर आपको बनाने हैं तो मल्टीपर्पज लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जनरल पर्पस होती है, तो ज़्यादातर मल्टीपर्पज लैंग्वेजेस जनरल पर्पस ही होती हैं। जनरल पर्पस का मतलब होता है ऑलमोस्ट हर तरह का सॉफ्टवेयर इससे आप बना सकते हो, किसी भी तरह का। फिर चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हो या वेब डेवलपमेंट हो या डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी फील्ड के सॉफ्टवेयर आप इनसे बना सकते हो, इसीलिए इनको जनरल पर्पस बोलते हैं। बड़ी लैंग्वेजेस होती हैं ये, ब्रॉड, इनके जो लाइब्रेरीज हैं, जो फंक्शंस और क्लासेस हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो जो जनरल पर्पस लैंग्वेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, उनका जो स्कोप है, एरिया है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। तो उसको कई फेज में हम सीखते हैं, जैसे कि उसका फंडामेंटल होता है, लैंग्वेजेस के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, उसकी अप्रोच क्या है, कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये सारा किसी भी जनरल पर्पस लैंग्वेज का एक फंडामेंटल होता है। इसके बाद उस लैंग्वेज का एक कोर पार्ट होता है, जिसमें हम बेसिक टेक्नोलॉजी समझते हैं उस लैंग्वेज की और सीखते हैं उसमें हम। इसके बाद अब कोर पार्ट अगर आप सीख लेते हैं किसी भी लैंग्वेज का, तो बेसिकली आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, मतलब कि वो सॉफ्टवेयर्स जो किसी एक डिवाइस में चलते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स। एडवांस पार्ट सीखने के बाद कुछ और बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर्स जो स्टैंड अलोन है, पीसी पे चलने वाले, वो आप डेवलप कर सकते हैं एडवांस पार्ट सीख करके। इसके बाद अगर आप बात करें कोर पार्ट सीखने के बाद, हमें किसी भी लैंग्वेज का कोर पार्ट तो सीखना ही होता है पहले। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, किस फील्ड का डेवलपमेंट करना चाहते हो। तो कोर के बाद आपको उस फील्ड की लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क पढ़ना होता है। अब ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क क्या है। तो आप ऐसे समझो इस बात को, जैसे कि मैथ्स है, तो मैथ्स आप
10th क्लास में भी पढ़ते हो, 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हो, ग्रेजुएशन में भी पढ़ सकते हो, है तो वो मैथ्स ही। पीएचडी में भी पढ़ सकते हो मैथ्स से, बस स्टैंडर्ड लेवल सबका अलग अलग होता है, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है, तो अपने आप में वो बड़ी है। वैसे ही यहाँ पे ये लैंग्वेजेस भी बहुत बड़ी होती हैं, इनके बहुत सारे फंक्शंस, क्लासेस, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क होते हैं जो बना दिए जाते हैं। इसलिए बना दिए जाते हैं ताकि हमने कोर पार्ट समझ लिया, उस लैंग्वेज की ग्रामर क्या है वो हमने समझ ली है। अब उसका यूज़ करके उसमें हमने कुछ बहुत सारे फंक्शंस बनाए, बहुत सारी क्लासेस बनाई और उनको कलेक्ट करके किसी एक फील्ड का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए हमने उसको यूज़ कर लिया। तो उसी को हम उस लैंग्वेज की लाइब्रेरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के लिए काम करना है, तो आपको उसके लिए अलग तरह की लाइब्रेरी पढ़नी पड़ेगी। पाइथन की एडवांस लाइब्रेरी पढ़नी पड़ेगी अलग। अगर आपको न्यूमेरिक ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ करना है, तो उसके लिए, डेटा साइंस के लिए करना है, तो उसके लिए अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज आती। लैंग्वेज वही रहेगी, जावा या पाइथन या जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे, लेकिन हर लैंग्वेज की अलग अलग ब्रांचेस हैं। आप किस ब्रांच में जाके काम करना चाहते हो ये डिपेंड करेगा आप किस फील्ड का सॉफ्टवेयर या डेवलपमेंट करना चाहते हो। तो हर एक लैंग्वेज के पास दो तरह की चीजें होती हैं एडवांस पोर्शन में, एक लाइब्रेरी और एक फ्रेमवर्क। तो लाइब्रेरी क्या होती है? किसी भी लैंग्वेज का यूज करके हम बहुत सारे फंक्शंस और क्लासेस बना लेते हैं और उनको कलेक्ट करके हम एक फाइल की तरह यूज करते हैं, तो उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। तो लाइब्रेरी बेसिकली एक तरह की डिपेंडेंसी होती है, जिसको हम किसी भी डेवलपमेंट में एक डिपेंडेंसी की तरह यूज करेंगे। एक एड ऑन फीचर होता है हमारे लिए कि इसकी हेल्प से हमें बने बनाए फंक्शंस मिल जाएंगे, बनी बनाई क्लासेस मिल जाएंगी, तो उसका डेवलपमेंट ईजी हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको लाइब्रेरी कहते हैं। जैसे कि रिएक्ट अपने आप में एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, एक्सप्रेस.js एक लाइब्रेरी है, नमपाई, पांडास, टिकेंटर, ये सब लाइब्रेरीज हैं अलग अलग। पाइथन की है ये वेब डेवलपमेंट में यूज नहीं होती हैं, अलग अलग फील्ड की हैं, बट ये सब लाइब्रेरी हैं। लेकिन जो फ्रेमवर्क होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, फुल फ्लैश्ड होता है, उसका यूज करके आप कंप्लीट डेवलपमेंट कर सकते हैं, जबकि लाइब्रेरी का यूज करके आप कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक तरह की डिपेंडेंसी है जिस पे डिपेंड होकर के आप कुछ कर सकते हैं फास्ट, लेकिन कंप्लीट नहीं है अपने आप में कि अकेले इसकी हेल्प से आप कुछ कर पाओ। लेकिन जो फ्रेमवर्क होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, तो उसमें फंक्शंस, क्लासेस, कुछ कंपोनेंट्स या फिर बहुत सारे कंपोनेंट्स और कई तरीके के डेवलपमेंट टूल्स भी रख दिए जाते हैं। तो फ्रेमवर्क अपने आप में कंप्लीट हो जाता है और उसकी हेल्प से हम कुछ डेवलप कर सकते हैं। फ्रेमवर्क के अंदर लाइब्रेरीज यूज की जा सकती हैं, है ना, क्योंकि फ्रेमवर्क अपने आप में कंप्लीट होता है, फुल फ्लैश्ड होता है, डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे बूटस्ट्रैप, एंगुलर जेएस, जैंगो, लैरावेल, ये सब अपने आप में फ्रेमवर्क है। तो आप ऐसे समझो कि जैसे आप पर्स यूज करते हैं, तो पर्स एक लाइब्रेरी की तरह होता है, लेकिन एक बैग जो है एक फुल फ्लैश्ड कंप्लीट होता है अपने आप में। उसमें सारे सेक्शंस होते हैं, आप उस पर अपना टिफिन भी रख सकते हो, अपनी बुक्स रख सकते हो, अपने कपड़े रख सकते हो, कंप्लीट। तो वैसे फ्रेमवर्क होता है। लेकिन लाइब्रेरी यानी कि पर्स, उसमें सिर्फ आप कुछ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं और अपना कैश रख सकते हैं। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस दोनों का स्कोप अलग अलग है, ये छोटे लेवल का है, ये बड़े लेवल का है। तो जैसे आप पर्स को अपने बैग में रख सकते हैं ना, वैसे ही लाइब्रेरी को फ्रेमवर्क में यूज किया जा सकता है, एक डिपेंडेंसी की तरह, एक एक्स्ट्रा फीचर की तरह यूज कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप जैसे अपने आप में एक फ्रेमवर्क है, इसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों यूज की गई हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये डेवलपमेंट के लिए, इससे कंप्लीट फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हो आप अपना, अकेले बूटस्ट्रैप से पूरा कंप्लीट फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हो। तो अब ऐसा नहीं है कि ये फ्रेमवर्क है तो अकेले इसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी भाई है, तो इसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ही, वही तीनों चीजें यूज हुई हैं, लेकिन उनका यूज करके हमने कुछ फंक्शंस बना लिए, कुछ क्लासेस प्रीडिफाइन बना लिए, कुछ कंपोनेंट्स बना लिए, और इन सब का यूज करके हम बेहतर वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आसानी से बना पाते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्ट HTML CSS से बनाएंगे तो जो कंपोनेंट यहाँ पे बना बनाया मिल रहा है, हो सकता है उसको डेवलप करने में हमें हफ्ते 10 दिन का टाइम लग जाए, लेकिन यहाँ पे बना बनाया मिला है तो हम उसको उठा करके यूज कर लेते हैं। सीधे कोड मिल जाते हैं बने बनाए सीधे कंपोनेंट के, हम उस कोड को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट। तो ये फायदा मिल जाता है हमें फ्रेमवर्क का। तो आई थिंक आपको लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क के बीच में डिफरेंसेस समझ में आए होंगे, और जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। स्टिल आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं, तो जैसा कि मैंने बताया आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।